हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने मैट्रिक का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 का जो वार्षिक मॉडल पेपर है साइंस का, उसको जारी कर दिया गया है। जी हाँ, विज्ञान का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको बिहार सरकार ने जारी कर दिया है। और बिहार सरकार जो भी मॉडल पेपर जारी करती है उसमें से लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन है, 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो आपका फाइनल एग्जाम में आने की संभावना होती है, आ जाते हैं। जी हाँ, जब पहली बार बिहार सरकार ने मॉडल पेपर जारी करना शुरू किया था तो उस समय करीब करीब 50 से 60% क्वेश्चन जो है वो हूबहू मैच कर गए थे जो कि मॉडल पेपर में दिए गए थे। तो चलिए, बिहार सरकार ने किस प्रकार के जो क्वेश्चन है साइंस के वो सेट किए हैं, आप लोग भी देख लीजिए। और अगर आप लोग को भी इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर पता है तो कृपया आप इनका उत्तर हमारे साथ आप जो है हमसे पहले आप कमेंट में बताते चलिए, जिससे कि पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चनों का उत्तर जो है वो सही सही पता है। तो यहाँ देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 24 को आपका इसमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 110 है, जिसमें कि सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं। 24 में से 12 प्रश्न का ही उत्तर देना है और यहाँ 80 ऑब्जेक्टिव में से केवल 40 का ही उत्तर देना है और 6 जो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है इसमें से केवल 3 क्वेश्चनों का ही उत्तर देना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आप लोग भी सारे क्वेश्चनों को देख सके, समझ सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, इसी को आधार बनाकर जो है आपका क्वेश्चन पत्र तैयार किया जाएगा। तो चलिए, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं एग्जाम से संबंधित, हम आपको डायरेक्ट प्रश्न पर लेके चलते हैं। जी हाँ, देखिए पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, हवा का, हीरा का, सीसा का या जल का। तो यहाँ पर सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, हीरा का होगा। तो बी यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्यों बी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व जो है वो हीरा का होगा, जिसके कारण इसमें प्रकाश की किरण का झुकाव सबसे अधिक होगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जी हाँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, कभी ऋणात्मक या कभी धनात्मक होती है। तो आपको बतलाया गया है कि जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी जो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो दूसरा का जो होगा वो ए हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, किसी लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या है वह संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। 1, 2, 3 या 4। तो लेंस में मुख्य फोकसों की जो संख्या है वो 2 होती है। बी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, जो दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है आपको बताना है। आप यहाँ देख सकते हो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। या इस प्रश्न को पूछता है कि हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में चेहरा जो है वो स्पष्ट बनता है और दाढ़ी जो होता है, दाढ़ी का जो बाल होते हैं वो स्पष्ट और बड़े बड़े दिखाई देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होगा। जी हाँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होगा। f बराबर r होगा, f बराबर 2r होगा, या f बराबर r/2 होगा, या f बराबर 4r होगा। तो आपको बताया गया है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो आपका f बराबर r/2
2 होता है। जी हाँ, F बराबर R/2 होता है, नहीं तो R बराबर क्या होता है, R बराबर 2F होता है। तो यहाँ R बराबर 2F नहीं दिया है, यहाँ पर F बराबर R/2 दिया है, तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जी हाँ, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों, या बाइफोकल लेंस। जी हाँ, अभिसारी कहने का मतलब है कि वह लेंस जो अपने से होकर गुजरने वाली किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। तो वो कौन सा लेंस है, जी हाँ, वो उत्तल लेंस है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। जी हाँ, जो दृश्य प्रकाश होता है, जो दृश्यमान प्रकाश होता है, उसमें किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है, पीला, बैगनी, लाल या हरा। तो सबसे न्यूनतम जो तरंग दैर्घ्य है वो आपका बैगनी रंग का होता है, जिसके कारण इसका झुकाव सबसे अधिक होता है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। जी हाँ, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का अपवर्तन। तो जो तारों के टिमटिमाने की घटना है वो किस कारण से होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो 8 का डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जी हाँ, प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक किस पदार्थ में होती है, वायु में, कांच में, निर्वात में, ए और बी दोनों में। तो जी हाँ, जो प्रकाश की चाल है वो प्रकाश की चाल सबसे अधिक आपका निर्वात में होता है। तो सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। जी हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3 या 4। तो बहुत ही सवाल है, कई बार इस एग्जाम में पूछा गया प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम है। तो प्रकाश अपवर्तन के कुल जो है 2 नियम है। तो बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ, जो जल विद्युत संयंत्र होता है वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपको बताना है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो जो जल विद्युत संयंत्र होता है ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्यों? क्योंकि जल विद्युत संयंत्र में बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है और जो स्थित पानी की ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा का इस्तेमाल आपका टरबाइन चलाने में किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर होगा। तो 11 का जो उत्तर होगा वो सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जी हाँ, जलता हुआ जो मोमबत्ती है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जलती हुई मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो बी इज द राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। जी हाँ, जब एक सेल से धारा प्राप्त की जाती है तो इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर का मान है वो विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अधिक हो जाता है। जी हाँ, तो विद्युत वाहक बल की तुलना में वो क्या होता है, अधिक हो जाता है। जी हाँ, 13 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, अधिक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। जी हाँ, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको प्रतिरोध का मान अधिक लाना है तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। बी इज द राइट आंसर होगा। और अगर प्रतिरोधकों का मान कम लाना है तो हमें समांतर क्रम में जोड़ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15
15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस छड़ का उपयोग होता है उस छड़ को क्या कहा जाता है। जी हाँ, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। कितनी बार आपको बताया गया है क्लास में, अगर आप पढ़े हो तो बिल्कुल ही आप सही जवाब सारे क्वेश्चनों का दे सकते हो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, उच्चतर ताप पर जो है कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय संलयन की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है वो उच्च ताप पर की जाती है, क्योंकि दो नाभिकों का संलयन कराने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में ताप और दाब की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। जी हाँ, वह युक्ति जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सौर सेल। जी हाँ, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहा जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर सवाल है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, जो पवन चक्कियां होती है, यानी पवन विद्युत जनित्र को चलाने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इनमें से कोई नहीं जो है राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको क्लास में बताया गया है कि पवन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो वायु की चाल है वो मिनिमम वायु की चाल कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर सवाल है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। जी हाँ, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह सेल का विद्युत वाहक बल कौन होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो सेल का विद्युत वाहक जो बल होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि घरेलू परिपथ में, जी हाँ, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, यानी जो घरेलू परिपथ होता है उस घरेलू परिपथ में किस धारा की आपूर्ति की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू परिपथ में हमें जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग किया जाता है। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। जी हाँ, वर्ण विक्षेपण असंभव किसमें है, कांच में, निर्वात में, जल में, या फिर फाइबर में। तो आपको यहाँ बताना है कि जो वर्ण विक्षेपण की घटना है वो असंभव है कहाँ पर, कांच में, निर्वात में, जल में, या फिर फाइबर में। तो यहाँ पर जो है वर्ण विक्षेपण कांच में होता है, जल में भी होता है और निर्वात में भी होता है कभी कभी। तो यहाँ पर असंभव पूछा जा रहा है, असंभव है तो फाइबर में। जी हाँ, फाइबर में वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, तो 21 का डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। जी हाँ, वायु में रखा एक कांच का जो प्रिज्म है वह आपतित किरण को मोड़ देता है। किस दिशा में मोड़ देता है आपको ये बताना है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आधार से दूर, या आधार की ओर। तो आधार की ओर मोड़ देता है, यानी डी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि मान के चलिए कि यह एक प्रिज्म है और यहाँ से कोई प्रकाश इसमें अगर प्रवेश करता है तो ये प्रकाश यह क्या होता है, आधार की ओर यानी नीचे की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, डी, आधार की ओर मुड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर सवाल है आपका कि 2Zn + O2
2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी जिंक प्लस ऑक्सीजन मिलकर के जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपघटन, विस्थापन, अवक्षेपण या उपचयन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जिंक के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जाना जाता है, तो डी इज द राइट आंसर, यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल क्या है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सो NaHCO3, NH4Cl, Na2CO3 या इनमें से कोई नहीं। तो जो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है, बहुत बार आपको रटवाया गया है, बतलाया भी गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। जी हाँ, NaCO3 इज द राइट आंसर। 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल क्या है, 25 नंबर। 25 नंबर सवाल है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। जी हाँ, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तांबा, पारा, सोडियम या लोहा। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। जी हाँ, Hg, डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर। 26 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। जी हाँ, जो आवर्त सारणी है उसमें शून्य समूह का तत्व कौन है, तो शून्य समूह जो कहा गया है जो सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट वाली कतार जो होती है वो शून्य समूह है। और इसमें कौन से तत्व हैं, तो इसमें सारे के सारे निष्क्रिय तत्व हैं, जिसमें यहाँ निष्क्रिय तत्व कौन है, बी, हीलियम। जी हाँ, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, तो हीलियम हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है यहाँ पर कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाया जाता है तो उसका रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, पीला, लाल, गुलाबी या हरा। तो जी हाँ, उसका जो रंग है परिवर्तित होकर के पीला हो जाता है। तो 27 का उत्तर क्या होगा, ए, पीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। 28वां सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है, NH3, CO2, O2 या N2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है, आपकी बी, CO2 इज द राइट आंसर, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल क्या है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। जी हाँ, कितना इजी सवाल पूछ रहा है, आप देख करके आश्चर्य हो सकते हैं कि ऐसा सवाल ही आप लोगों को इससे भी आसान सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या क्या है, 2, 4, 8, 16। गंधक का मतलब सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है, डी इज द राइट आंसर, 16 होगा। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनित होता है, अविलीय होता है, विलेय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्ल का जलीय विलयन है विद्युत का चालन क्यों करता है, क्योंकि जो अम्ल है वो जल में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। जी हाँ, यहाँ ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, और यहाँ गलती से बी लिखा गया है, यहाँ ए होगा। तो ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाता है, आयनित होता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल क्या है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। जी हाँ, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अगला सवाल देखा जाए, 32 नंबर। 32 नंबर सवाल है, सोने में, जी हाँ, जो सोना यानी गोल्ड होता है, कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। जी हाँ, आपको पता होगा कि 24 कैरेट सोना से कभी भी आभूषण नहीं बन सकता है, उसमें मिक्स करना पड़ता है। तो कौन सी धातु मिक्स की जाती है, Cu, Zn, K या फिर Fe, कॉपर, जिंक, पोटेशियम या फिर लोहा। तो सोने से मिश्र धातु बनाने के लिए उसमें क्या है कि कॉपर या फिर Ag का प्रयोग किया जाता है, यानी तांबा या चांदी का। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बतलाइए। यहाँ ए आप देख सकते हैं, ए में क्या है, कॉपर है, Cu। तो 32 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 33 नंबर। 33 नंबर सवाल है कि NaCl plus AgNO3
मिल करके AgCl और NaNO3 बना रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहाँ पर देखिए ये आयनों का अदला बदली कर दे रहे हैं। यहाँ पर Na क्या है, धनायन है, और यहाँ Ag क्या है, धनायन है। ये ऋणायन है और यहाँ पर NO3 ऋणायन है। तो देखिए ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गया और ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, यानी आयनों का अदला बदली हो गया। तो एक ऐसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जी हाँ, द्विविस्थापन, या इसी को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो 33 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, 34 नंबर सवाल, सिलिकॉन क्या है। जी हाँ, सिलिकॉन क्या है, एक धातु है, एक अधातु है, एक धातु है, एक उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है वो क्या है, एक उपधातु है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जिसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 35 नंबर सवाल है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं। वैसे तत्व जिनके जो बाहरी सेल यानी बाहरी कक्षाएं हैं वह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। संक्रमण तत्व, हैलोजेंस, क्षारीय मृदा धातु या उत्कृष्ट गैस है। तो जिनकी बाहरी कक्षा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरी होती है, उनको उत्कृष्ट गैस है या निष्क्रिय गैस है कहा जाता है, नोबेल गैस। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल कह रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ, जो खड़िया यानी चौक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, आपको बताना है। ए बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी, उसके बाद यहाँ पर सी में क्या है, CaCl3 है, और डी में क्या है, CaCO3 है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर, इसी को खड़िया कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 37 नंबर सवाल क्या है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। जी हाँ, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय ऑक्साइड की पहचान आप कैसे करोगे, तो अम्लीय ऑक्साइड जो होगा वह हमेशा अधातु का ऑक्साइड होगा। यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, लेकिन यहाँ सल्फर क्या है, ये अधातु है और अम्लीय पूछा जा रहा है। तो यहाँ सल्फर ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 37 का ए आपका उत्तर होगा। अगला सवाल देखा जाए, 38 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन एल्काइन है। जी हाँ, निम्नांकित में कौन एल्काइन है, एल्काइन का आपको बताना है। तो एल्काइन का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, बतलाया गया है कि एल्काइन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो माफ कीजिएगा, CnH2n होता है। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो आप यहाँ देख सकते हैं C इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ n की जगह 2 रखिए तो C2 हो जाएगा, और यहाँ n की जगह 2 रखिए तो 2 2 4 -2 इक्वल टू कितना आएगा, C2H2 इज द राइट आंसर। एल्काइन क्या है, तो यहाँ C2H2 है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 39 नंबर सवाल क्या है कि CH3O C2H5 का IUPAC नाम है। जी हाँ, इसका IUPAC नाम क्या है आपको बताना है। मेथॉक्सी एथेन, एथिल मेथिल ईथर, एथॉक्सी मेथेन या प्रोपेनॉन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन है। क्या है, मेथॉक्सी एथेन। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 40 नंबर सवाल यहाँ पर है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल या इनमें से सभी। तो आपको बतलाया गया है जो एथेनॉल है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में एथेनॉल का उपयोग जो है पावर एल्कोहल के रूप में किया जाता है। अगला सवाल देखा जाए, 41 नंबर सवाल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है। जी हाँ, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जिंक से विक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाएगा, आपको ये बताना है। NaZNO2 प्लस H2, Na2ZNO2 प्लस H2, Na2Zn2 प्लस H2 या Na2ZNO प्लस H2।
तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ पर Na2ZNO2 प्लस H2 बनाता है। अगला सवाल देखा जाए 42 नंबर। 42 नंबर सवाल है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, धोबिया सोडा यानी जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ए बी सी या डी। यहाँ 4 ऑप्शन है। आपने अगर फॉर्मूला को याद किया है तो आप एग्जाम में आराम से 3-4 नंबर ला सकते हैं केवल फॉर्मूला की मदद से। तो आपको फॉर्मूला भी याद करना बहुत जरूरी है। तो धोबियन सोडा, जी हाँ, धोने वाला सोडा। तो धोने में क्या होता है, कपड़ों को धोने में लगभग 10 बाल्टी पानी लगता है। और यहाँ 10 बाल्टी पानी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर 10H2O है। जी हाँ, Na2CO3 × 10H2O, ये क्या है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला सवाल देखा जाए 43 नंबर। 43 नंबर सवाल क्या है कि अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है। जी हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल है। अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का जो अनुपात है वह कितना होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका 1:3, 3:1, 2:2 या 2:3। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ये 1:3 होता है। क्यों, क्योंकि HNO3 1 होता है 1% और HCl क्या होता है 3% होता है। तो यहाँ पहले HNO3 दिया गया इसलिए 1:3 होगा। अगर HCl और HNO3 का अनुपात पूछता तो आपका 3:1 होता। चलिए अगला सवाल देखा जाए 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। जी हाँ, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, उत्पाद, अभिकारक, आक्सीकारक या अवकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। जी हाँ, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है आपको बताना है। CuO, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड। जी हाँ, सल्फर ऑक्साइड इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अधातु का ऑक्साइड है और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, SO2। अगला क्वेश्चन देखा जाए 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जी हाँ, लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा, तो लाल लिटमस को नीला क्षार कर देता है। और नीला को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो यहाँ बी आपका राइट आंसर होगा, क्षार क्या करेगा, ये लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है। जी हाँ, स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है, 5 से 7, 2 से 3, 7 से 7.8, 9 से 9.5। तो स्वस्थ शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए 48 नंबर सवाल देखते हैं। 48 नंबर सवाल क्या है, 48 नंबर सवाल है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है। जी हाँ, इनमें से कौन जल में विलय हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, मेथेन या ग्लूकोज। तो जल में घुलने वाला यौगिक कौन है, यहाँ ग्लूकोज है। आप लोग गर्मी के दिनों में ग्लूकोज को क्या करते हो, पानी में घोलकर पीते हो, जो कि तुरंत हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो यहाँ जल में विलय कौन है, तो ग्लूकोज जो है वो क्या है, जल में विलय है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन अमलगम है। जी हाँ, अमलगम जब भी आ जाए तो आपको पारा को खोजना है। और पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। तो देखिए यहाँ CuSN है, यहाँ NaHg है, यहाँ CuZN और यहाँ PbSN। तो Hg किस में है, बी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या है, अमलगम है। चलिए अगला सवाल देखा जाए 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है भाई कि निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। जी हाँ, जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कौन कर सकता है, टाइटेनियम, प्लेटिनम, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो जिंक सल्फेट के विलयन से जो कॉपर है वो जिंक को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से अधिक
अभिक्रियाशील धातु है। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल को देखा जाए। 51 नंबर सवाल है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहा जाता है, या ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती है, नीलय, शिराएं, आलिंद या धमनियां। जी हाँ, राइट आंसर होगा धमनियां जो होती है वो क्या करती है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को क्या करती है, ले जाती है। तो डी यहाँ डी जो होगा इस 51 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 52 नंबर सवाल को देखा जाए। 52 नंबर सवाल है आपका कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है। जी हाँ, रक्त में पाए जाने वाले हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है, लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त में पाए जाने वाले हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहा जाता है। तो सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल है कि किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। जी हाँ, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा जो है वो अनुपस्थित होते हैं, यह आपको बताना है। जीरोफाइट्स, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं यह आपको बताना है। तो स्टोमाटा कहाँ नहीं होते हैं, तो एंजियोस्पर्म की पत्तियों पर स्टोमाटा नहीं पाए जाते हैं। 53 का सी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 54 नंबर सवाल है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। जी हाँ, किण्वन की क्रिया किसमें पाई जाती है, ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ईस्ट की किण्वन की जो क्रिया है वो ईस्टों में पाई जाती है। तो ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखा जाए। 55 नंबर सवाल है कि पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहा जाता है। जी हाँ, पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहा जाता है, बीज, फल, बीजांड या इनमें से कोई नहीं। तो जब अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो वो फल में बदल जाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। 55 का बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अगला सवाल देखा जाए। 56 नंबर सवाल, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही धुआं कर दीजिएगा, इतना आसान सवाल देगा तो। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा, C12H22O11 C6H12O6। जी हाँ, यही जो होगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होगा। कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिलकर के ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो 56 का सही जवाब क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 57 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहा जाता है। कई बार मॉडल सेट में आपको इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या क्वांटासोम को। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है क्लोरोफिल को कहा जाता है। 57 का सी जो होगा आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 58 नंबर सवाल है, अंडोत्सर्ग का कारण है। जी हाँ, अंडोत्सर्ग का कारण कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन, LH, FS या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंडोत्सर्ग है यानी अंडा जो है उत्सर्जन की क्रिया किसके कारण होती है, LH के कारण होती है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 59 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। जी हाँ, निम्नलिखित जीवों में किसमें जो है अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, लेशमानिया, पैरामीशियम, ईस्ट या फिर अमीबा में। बताइए यहाँ सही जवाब क्या होगा कि अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। जी हाँ, ईस्ट में नहीं होता है, ईस्ट में किण्वन द्वारा होता है। लेशमानिया, पैरामीशियम और अमीबा में जो है द्विखंडन द्वारा जनन होता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल क्या है, 60 नंबर सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जी हाँ, हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
तो ऑक्सीजन का संतुलन हमारे पर्यावरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना होता है। बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखा जाए 61 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। जी हाँ, भोजन को पचाने में किस रस की अहम भूमिका होती है? पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस या इनमें से सभी। तो हम आपको बताते चले कि भोजन को पचाने के लिए हमें इन तीनों रसों की जरूरत होती है। तो अब बतलाइए यहाँ सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, डी यहाँ पर सभी जवाब होगा, इनमें से सभी। चलिए 62 नंबर सवाल को देखा जाए। 62 नंबर सवाल है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जी हाँ, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पित्ताशय में, अग्नाशय में, आंत्र रस में या फिर जठर रस में। तो जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है ये कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, अग्नाशय। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? 63 नंबर सवाल पूछ रहा है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। जी हाँ दोस्तों, एकदम बबुआ वाला सवाल है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय या ग्रासनली। तो आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा हमारे शरीर में क्या है? छोटी आंत है, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर तक होती है। अगला सवाल देखा जाए 64 नंबर सवाल है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? जी हाँ, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ जो है वो कहाँ से हो जाता है? ग्रसनी से, मुख गुहा से, अमाशय से या छोटी आंत से। तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है वो मुख गुहा से शुरू हो जाती है। बी इज द राइट आंसर। 64 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो बी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए और देखा जाए 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? जी हाँ, कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? टाइलिन, लाइपेज, माल्टेज या लैक्टेज। तो वसा के पाचन में सहायक जो हार्मोन्स है वह कौन सा हार्मोन्स है? जी हाँ, लाइपेज आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 65 का। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल 66 नंबर क्या कह रहा है? 66 नंबर सवाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। जी हाँ, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर अस्टोमाटा में। तो जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो 66 का जो बी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल क्या है? ओजोन परत है। जी हाँ, ओजोन कैसी परत है? हानिकारक है, उच्च ताप पर लाभदायी है, लाभदायी है या इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन की परत है वो क्या है हमारे लिए? लाभदायी है। लाभदायी कैसे है? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये परत क्या करती है? ऊपर ही रोक लेती है और नीचे नहीं आने देती है, यहीं से इसे क्या करती है? रिटर्न कर देती है, जिससे कि पृथ्वीवासियों को इस तरंग से हमको क्या मिलता है कि सुरक्षा प्रदान होती है। तो ओजोन परत कैसी परत है? तो लाभदायी परत है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 68 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? जी हाँ, कल ही आपको पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर, दलपत्र, पुष्पासन या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, पुंकेसर जो है वो पुष्प यानी फूल में कौन सा कैसा अंग है? नर प्रजनन अंग है। पुंकेसर इज द राइट आंसर होगा 68 का। चलिए अगला सवाल देखा जाए 69 नंबर। 69 नंबर सवाल क्या है? 69 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जी हाँ, एटीपी का एक अणु जब टूटता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है आपको ये बताना है। 30.5 किलो जूल पर मोल या 305 किलो जूल पर मोल या 3.5 किलो जूल पर मोल या इनमें से कोई नहीं। तो एक एटीपी के अणु के टूटने से जी हाँ 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा जो है वो क्या होती है? उत्पन्न होती है, मुक्त होती है। तो 69 का ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखा जाए 70 नंबर। 70 नंबर सवाल है। 70 नंबर सवाल क्या है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? जी हाँ, जो शरीर में बनने वाला इथाइल अल्कोहल है वो किस प्रकार के शोषण से बनता है? वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण या किण्वन। जी हाँ, अवायवीय शोषण से इथाइल अल्कोहल का निर्माण शरीर में होता है। तो बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखा जाए 71 नंबर सवाल।
71 नंबर सवाल जो है वो है रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। जी हाँ, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है, आपको बताना है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन गैसों में भाग लेती है कौन सी? जी हाँ, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है? तो ये फेफड़ों से क्या करती है कि ऑक्सीजन को अपने हीमोग्लोबिन में मिला लेती है और पूरे शरीर में उसे ले जाकर के क्या करती है? पहुंचाती है। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल क्या है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। जी हाँ, जो पादप अपशिष्ट होते हैं वो पौधों में कहाँ जमा होते हैं? पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, या इनमें से सभी में? तो जो पादपों के अपशिष्ट होते हैं वो पत्तियों में भी जमा होते हैं, छाल में भी जमा होते हैं, कोशिका रिक्तियों में भी जमा होते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? जी हाँ, डी, इनमें से सभी में, यानी तीनों में जमा होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 73 नंबर सवाल है आपका। क्या है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? जी हाँ, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी भी प्रकार के एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? मुंह, ग्रास नली, आमाशय, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ग्रास नली। जी हाँ, ग्रास नली में किसी प्रकार का एंजाइम स्रावित नहीं होता है। मुंह में जो है हमारा लार स्रावित होता है और आमाशय में जो है बहुत सारे जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आमाशय से ही स्रावित होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्रास नली। अगला सवाल देखा जाए। 74 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? जी हाँ, जो मूत्र की सांद्रता होती है वो किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? थायरॉक्सिन, एडीएच, वेरोप्रेसिन, या मेलाटोनिन? तो जो मूत्र की सांद्रता है वो एडीएच की उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। 75 नंबर सवाल। 75 नंबर सवाल है आपका कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? जी हाँ, कौन सा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? यह आपको बताना है। ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, या एब्सिसिक एसिड? जी हाँ, तो यहाँ ऑक्जिन पौधों की वृद्धि को कराता है, जिबरेलिन भी वृद्धि से संबंधित है, साइटोकाइनिन भी वृद्धि से ही संबंधित है। तो वृद्धि से संबंधित नहीं है कौन? तो एब्सिसिक एसिड होगा। जी हाँ, एब्सिसिक एसिड वृद्धि से संबंधित नहीं है। अगला सवाल 76 नंबर सवाल है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? जी हाँ दोस्तों, जो मानव का हृदय होता है वो किस तंत्र का भाग होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, या परिवहन तंत्र? तो जो हृदय होता है वो हमारे शरीर में परिवहन तंत्र का भाग है, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र किससे होता है? किडनी द्वारा होता है। अगला सवाल देखा जाए। 77 नंबर सवाल। 77 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, क्रमिक विकास, या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो 77 का जो होगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, आनुवांशिकी, जिसे इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 78 नंबर सवाल। 78 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 78 नंबर सवाल है आपके सामने कि श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? जी हाँ, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस अंदर खींची जाती है? CO2, O2, N2, या SO2? तो श्वसन की क्रिया में सबको पता है ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। जी हाँ, बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 79 नंबर सवाल। 79 नंबर सवाल क्या है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? जी हाँ, जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप जानते हो कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो आप जरा देखकर बतला दीजिए कि कार्बन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर? जी हाँ, 6। बी इज द राइट आंसर। कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। अगला और अंतिम सवाल, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव का सबसे अंतिम सवाल हम देख लेते हैं।
यहाँ पर 80 नंबर सवाल है। क्या सवाल है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? जी हाँ, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में या फिर पश्च मस्तिष्क में? आपको ये बताना है यहाँ पर कौन सा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बड़ा मेहनत से ये वीडियो आप लोग के लिए तैयार किया गया है, तो कृपया आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो है ज्ञान भरी बहुत सी वीडियो मिलने वाली है, जो कि आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको हेल्प करेगी, आपको मदद करेगी, जिससे कि आप भी अपने क्लास, अपने गांव या अपने स्कूल में टॉपर आ सकते हैं। तो जी हाँ, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? जी हाँ, मेडुला में अवस्थित होता है। मेडुला में अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र जो होता है वो अवस्थित रहता है हमारे शरीर में। तो इस प्रकार से चलिए, टोटल हमने क्या है कि 80 के 80 क्वेश्चनों को देखा, लेकिन एग्जाम में आपको 80 में से क्या करना है, केवल 40 क्वेश्चनों का ही जवाब देना है। 40 क्वेश्चनों का जवाब आपको नहीं देना है, यानी 80 में से जो 40 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं केवल उन्हीं का जवाब देना है। तो आप बतलाइए कि आप लोगों ने 80 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बतला सकते हैं, जिस पर कि हम आपको अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करेंगे। तो चलिए, इसके जो सब्जेक्टिव सवाल है वो सब्जेक्टिव सवाल को देखा जाए या ना देखा जाए। एक दो सवालों को चलिए देख लिया जाए कि सब्जेक्टिव में कैसा सवाल पूछा जा रहा है। जी हाँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखे। 2 नंबर का सवाल पूछा गया, बहुत ही आसान सा सवाल है। बायोगैस संयंत्र क्या है? बायोगैस संयंत्र के बारे में बताना है, परिभाषा दे दीजिए इसका। ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है? व्याख्या करें। जी हाँ, ओम के नियम में जो ताप अचर रहता है और इसे अचर क्यों रखा जाता है, आपको यहाँ पर उसका व्याख्या कर देना है। तो बहुत ही इजी सवाल यहाँ पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर सवाल, वायवीय प्रकीर्णन तरंग लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है, आपको बताना है। आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या है? जी हाँ, इसी प्रकार के बहुत से आसान से सवाल है। अगर आपको अभी तक इसका पीडीएफ नहीं मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना जो है व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, जिस पर कि अगर आपको अभी तक इसका पीडीएफ नहीं मिला होगा तो हम इसका पीडीएफ जो है वो आपके पास भेज देंगे। तो चलिए, मिलते हैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।